साथ अब एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ड्रीम लाइनर के पूर्व कैप्टन रह चुके कैप्टन राकेश राय अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एयर इंडिया के रिटायर्ड पायलट हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है कैप्टन राय। जय हिंद, नमस्ते। जय हिंद, नमस्ते, शुक्रिया। आप तो खुद ड्रीम लाइनर उड़ाते रहे। मुझे बताया गया है कि आप लास्ट ईयर ही रिटायर हुए हैं एयर इंडिया से। जी। आप खुद फ्लाई करते थे, खुद कैप्टन रहे। आप कभी जो हादसा हमने कल देखा, आप में वो तस्वीरें ऐसी हैं, सबने देखी होंगी, कभी आपको लगा कि ये इतना बड़ा, इतना सुरक्षित विमान जिसको माना जाता है, वो ऐसे भी एक्सीडेंट हो सकता है? बहुत सारी संभावनाएं हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या कारण है, और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपने थ्योरीज दिए हैं इसके ऊपर। तो जब तक ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग हमें नहीं मिलती है, ये कहना स्पष्ट रूप से बहुत मुश्किल होगा कि इसका कारण मैं क्या है। आपकी सहूलियत के लिए कैप्टन साहब, हमने ये 787 का 360 डिग्री का वो आपके सामने है। जहां आप बैठते होंगे, पिछले बिल्कुल। साल तक आप इसमें बैठते थे। कैप्टन सुमित सबरवाल कहाँ बैठे होंगे, उनके को पायलट कहाँ बैठे समझा होंगे, अगर आप इनके जरिए हमको समझा सकें, क्योंकि करोड़ों लोग आपको लाइव देख रहे हैं इस वक्त। बाएं तरफ की जो सीट है उस पर कैप्टन बैठते हैं, जिनको पायलट इन कमांड बोलते हैं जी, और दाहिने तरफ जो सीट है उस पर को पायलट बैठते हैं। ये समझना जरूरी है कि पायलट फ्लाइंग और पायलट मॉनिटरिंग कौन है। जी, ऐसा भी हो सकता है कि को पायलट पायलट फ्लाइंग हो ओके, और कमांडर पायलट मॉनिटरिंग हो। अच्छा, और जनरली जो pilot। कमांडर होता है वो पायलट फ्लाइंग होता है और को पायलट पायलट मॉनिटरिंग होता है। तो इन दोनों के अलग अलग इनकी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो कॉकपिट का कुछ पोर्शन जो है वो पायलट फ्लाइंग मॉनिटर करता है, कुछ पोर्शन पायलट मॉनिटरिंग मॉनिटर करता है। ओके। सामने जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो क्या चीज़? लीवर जिसको वो योक है, जिससे कि हम लॉक है, क्या बोलते हैं? योक फ्लाइंग योक, जिससे हम टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं और जहाज को उड़ाते हैं। पीछे खींचने पे जहाज ऊपर जाता है, आगे पुश करने पे जहाज नीचे जाता है। टेक ऑफ के वक्त, टेक ऑफ के लिए इस वक्त क्या हुआ? अगर टेक ऑफ जब हुआ होगा अहमदाबाद से, तो ये योक का इस्तेमाल हुआ होगा, फिर टेक ऑफ होगा? योक का इस्तेमाल तो होगा ही टेक ऑफ के लिए। तो योक को अगर लेफ्ट घुमाएंगे तो एयरक्राफ्ट लेफ्ट टर्न करेगा, राइट घुमाएंगे राइट टर्न करेगा। कार का स्टीयरिंग। लेकिन उसमें सिर्फ यही है कि आगे पीछे का भी मूवमेंट है। पीछे पुल करेंगे एयरक्राफ्ट ऊपर जाएगा, पुश करेंगे एयरक्राफ्ट नीचे जाएगा। दर्शकों को बता दूं एक बार फिर, राय साहब कैप्टन रहे हैं ड्रीम लाइनर। उन्होंने पिछले साल 2024 तक उड़ाया है। एयर इंडिया के ही पायलट थे और बड़े सम्मानित पायलट में से एक माने जाते हैं। अब राय साहब, ये मैं जानना चाहूँगा, इसके बाद कल जो हम तस्वीर देख रहे हैं, कैप्टन सुमित सबरवाल ने बाकायदा ऊपर ले जाने की कोशिश की, क्योंकि आखिर तक जो तस्वीर दिख रही है क्रैश होने तक, ये देखिएगा इन तस्वीरों में आप, ये आपके सामने वो सीसीटीवी फुटेज है। विमान टेक ऑफ करता है, नोज उसकी ऊपर की तरफ है, टेल उसकी ऊपर की तरफ है, यानी आखिर तक कोशिश हो रही है कि उसको ऊपर ले जाया जाए। थ्रस्ट जो है वो जोर लगा के ऊपर उड़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर हाइट पे आने के बाद, करीब 800 साढ़े 800 मीटर आने के बाद प्लेन ऊपर नहीं जा पाता है। जी, टेक ऑफ रोल को देखकर तो ये प्रतीत होता है कि ये एक नॉर्मल टेक ऑफ था। जी, जिस तरह से जहाज़ का एटीट्यूड था टेक ऑफ के टाइम पे, जिस तरह से जहाज़ हवा में ऊपर जा रहा था, उस समय तक कोई खामी नज़र नहीं आ रही है। जो कुछ भी हुआ है वो 600 फीट जो बता रहे हैं, जिसके बाद ही हुआ है, जहाज़ नीचे आने लगा है। प्रश्न ये है कि जहाज़ का जो अंडर कैरेज जो चक्के हैं वो नीचे रहे हैं हमेशा। होता क्या है कि जब टेक ऑफ रोल पे एक स्पीड होता है, उसको हम लोग VR बोलते हैं, वेलोसिटी रोटेशन। जी, जिस स्पीड पे हम जहाज़ की नाक को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, जहाज़ टेक ऑफ करता है। जैसे ही जहाज़ टेक ऑफ करता है तो जो पायलट मॉनिटरिंग है वो एक कॉल देता है, पॉजिटिव रेट, मतलब हम ज़मीन से अब ऊपर जाने लगे हैं, रेट हमारा इंक्रीज कर रहा है। रेट ऑफ क्लाइंब, ओके, इज़ अ पॉजिटिव रेट, मतलब हम ज़मीन से ऊपर उठने लगे हैं। जी, वो इंस्ट्रूमेंट पे इंडिकेट होता है। ओके। जो पायलट फ्लाइंग है वो उसको एक्नॉलेज करता है, वो भी चेक करता है कि हाँ हम ज़मीन से ऊपर उठ रहे हैं, और वो बोलता है गियर अप। ये सारी चीज़ें 50 फीट के अंदर हो जाती हैं। ओके, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे, इनका अंडर कैरेज 600 फीट तक है सो नीचे रहा है। ये एक प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ है, क्या हुआ होगा? बहुत सारे थ्योरीज हैं। अंदाजा क्या लगा सकते हैं इस वक्त आप? देखिए,
या तो कोई बर्ड हिट हुआ है, बर्ड हिट होने में लॉस ऑफ थ्रस्ट हुआ है और उस कंफ्यूजन में गियर ऊपर करना ये भूल गए हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है। उस केस में जब तक ये रियलाइज करेंगे कि गियर मेरा ऊपर नहीं गया है और इंजन फेल हो गया है, जो लैंडिंग गियर है एक तरह से स्पीड ब्रेक का भी काम करता है। इतना ड्रैग होता है कि स्पीड को बढ़ने नहीं देता है। तो जब स्पीड आपकी नहीं बढ़ रही है और इंजन का थ्रस्ट कम हो गया है तो एयरक्राफ्ट उड़ नहीं सकता है, वो धीरे धीरे फिर नीचे की तरफ आने लगेगा, जो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं। एक संभावना यह है। दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि जो पायलट मॉनिटरिंग है वो गलती से उसने अंडर कैरेज ऊपर करने के बदले फ्लैप्स ऊपर कर दिया। ओ माय गॉड, अच्छा, ह्यूमन एरर भी पॉसिबल है। ये सब मैं ये theories नहीं कह रहा हूं कि ये हुआ हो, बिल्कुल थ्योरीज है। थ्योरीज है। हाँ बिल्कुल। तो वो जब गियर के बदले वो फ्लैप ऊपर करेगा, फ्लैप के ऊपर जाते ही सडन लॉस ऑफ थ्रस्ट हो जाएगा। जी, इस वक्त एक बड़ी खबर कैप्टन राय आ रही है। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई, विमान का इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर मिल गया है। इसके क्या मायने, तुरंत आपसे भी जानना चाहेंगे अगर ये ट्रांसमीटर मिला है तो। ये जो लोकेटर ट्रांसमीटर है ये बताएगा कि जो डेटा फ्लाइट डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है वो जी। कहाँ पे है, उसको लेकर फिर ये लोग उसकी जांच करेंगे। और डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है। यहाँ तक कि अगर जहाज के कॉकपिट के अंदर कोई विस्पर भी करता है वो रिकॉर्ड होता है उसमें। अच्छा, किस पायलट ने कौन सा स्विच टच किया वो भी रिकॉर्ड होता है। तो इंजन के कॉकपिट में कैमरे भी होते हैं क्या? कॉकपिट में कैमरे नहीं होते हैं, लेकिन साउंड, आवाज, चाहे कोई स्विच ऑपरेट कर रहे हैं, कोई स्विच छू रहे हों, ये तो सारी इन्वेस्टिगेशन के लिए बड़ी कामयाबी है बहुत अगर बड़ी लोकेटर कामयाबी। ट्रांसमीटर मिला है तो। बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे वो लोग अपना डेटा को निकालेंगे डिजिटली और पढ़ेंगे कि एयरक्राफ्ट का स्टेटस क्या था, सारे पैरामीटर्स किस तरह से काम कर रहे थे, क्या गलतियां हुई हैं, क्या सिस्टम फेल हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से हाँ, बिल्कुल साफ आ जाएगा। और कॉकपिट में दोनों पायलट के बीच में क्या बातें हो रही थी वो भी आ जाएंगे। वो एक चीज और समझाइए कैप्टन साहब जी। मे डे का कॉल दिया पायलट ने, और ये तो महज 30-40 सेकंड की बात थी, टेक ऑफ होने से लेके और क्रैश होने तक, हार्डली 39, 34, 40 सेकेंड्स। जी, क्या होता उस मे डे में, अगर कोई सुनता भी तो क्या कर पाता? देखिए जो स्पीड बताई गई है जहाज़ की टेक ऑफ करने के बाद, उसका स्पीड करीब 170 नॉट्स के ऊपर है, जो कि किलोमीटर के मायने में 320 किलोमीटर से ज़्यादा की गति है। इस गति से कोई भी विमान उड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो। बिल्कुल। तो जो समय अवेलेबल है पायलट के पास, उतने कम समय में रिएक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। आप देखेंगे इस वीडियो में 59 सेकेंड्स फ्रॉम व्हील्स रोल टू क्रैश, जी, उसमें से करीब 20 से 30 सेकेंड का जो समय है वो टेक ऑफ रोल में है। सो एयरबॉर्न होने के बाद उसके पास मुश्किल से 25 से 29 सेकेंड का समय रहा होगा कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो मे डे कब कॉल दिया होगा पायलट ने? जब उसको लगा कि हमारा थोड़ा पावर जहाज में कम है, हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, बियॉन्ड कंट्रोल है हमारे, बियॉन्ड कंट्रोल है, तो उस समय उसने मेडे कॉल दिया होगा। बट एटीसी के पास उसके बाद कोई गुंजाइश थी कि किसी तरह से वो ATC इमरजेंसी के प्रोटोकॉल को लागू कर पाए? कुछ भी नहीं, 20-25 सेकंड में आप क्या कर पाएंगे। और आप ये भी समझना जरूरी है कि कोई भी सिस्टम अगर फेल होता है, जी, ह्यूमन बीइंग को कम से कम 3-4 सेकंड लगेगा असेस करने में हुआ क्या। ऐसा तो नहीं है कि मैं प्रिपेयर्ड हूं कि हर एक टाइम के मेरा इंजन फेलियर अभी हुआ और मैं ये काम करूं, नहीं। तो 3-4 सेकंड लगेगा उसको असेस करने में क्या हुआ है। दोनों पायलट आपस में एक दूसरे को देखेंगे। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप हम सबसे बेहतरीन तरीके से जानते हैं, जो हम दूर से देखते हैं एज अ कंज्यूमर कह लीजिए, एज अ रिपोर्टर कह लीजिए, जी, ये कहा जाता है कि फ्लाइट उड़ने के पहले बाकायदा जांच होती है, इंजीनियर्स जांच करते हैं, कंसेंट दोनों का होता है, जी। इंजीनियर्स का भी जो ग्राउंड स्टाफ है और पायलट्स का भी, जी। बाकायदा सिग्नेचर होते हैं डॉक्यूमेंट पर, और उसके बाद जब पायलट को लगता है कि हाँ मैं उड़ा सकता हूं, तब वो कहता है कि हाँ अब मैं विमान लेके जाऊं। जी, बिल्कुल सही तो बात, ये पूरा प्रोटोकॉल तो फॉलो किया गया होगा? बिल्कुल किया गया होगा।
और इसमें ऐसा भी है कि अगर इंजीनियर ने कहा कि ये एयरक्राफ्ट एयरवर्दी है और पायलट को किसी कारण से डेस्टिनेशन में वेदर कैसा है, क्या प्रॉब्लम्स है, किसी कारण से उसे लगे कि नहीं ये एयरक्राफ्ट एयरवर्दी नहीं है मेरे हिसाब से, तो ही इज़ विद इन फुल राइट्स कि उसको वो एक्सेप्ट नहीं अबॉर्ट करे और उसको उड़ाने से इनकार करे। ये बोइंग की बाहरी तस्वीर है, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं ड्रीम लाइनर जो एक्सटीरियर है इसका कैसा होता है, और आपने अगर उन आखिरी लम्हों में वो तस्वीर देखी होगी उसमें क्या आपने पाया जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का वो हिस्सा हो सकते हैं। जी, फ्लैप्स पे सवाल खड़े हो रहे हैं खास तौर इस तरह कैप्टन राय अगर समझा पाए। इस तरह के टेक ऑफ में जनरली हम लोग फ्लैप्स 5 का इस्तेमाल करते हैं। Which means? ड्रीम लाइनर बोइंग 787-800 में फ्लैप्स 1, फ्लैप्स 5, फ्लैप्स 15, फ्लैप्स 20, फ्लैप्स 25 और फ्लैप्स 30 6 पोजीशंस हैं। फ्लैप्स मतलब पोजीशन। इसको फ्लैप्स 1 का मतलब ये हुआ कि ये जो आगे के लीडिंग एज जो है वो आगे इस तरफ निकलते हैं। ओके जी। फ्लैप्स 5 में ट्रेलिंग एज पीछे की तरफ जाता है। तो बेसिकली जो एयरक्राफ्ट का विंग का जो केम्बर है उसको हम चेंज कर रहे हैं, फ्लैटिश से उसको थोड़ा सा इस शेप में ला रहे हैं जिससे कि ज़्यादा लिफ्ट प्रोड्यूस हो। ओके एरोडायनामिक्स, आउटबोर्ड फ्लैप्स, इनबोर्ड फ्लैप्स, इसी की आप जिक्र कर रहे जी हैं। हाँ। जी। तो ये फ्लैप्स जो है फ्लैप्स 5 सेलेक्ट होने पे वो नीचे की ओर आते हैं और फ्लैप्स 1 में केवल आगे वाला नीचे जाता है। तो ये टेक ऑफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्लैप्स, टेक ऑफ फ्लैप्स सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ लोगों का कहना है कि पायलट ने फ्लैप्स 5 सेलेक्ट जी स्पॉयलर्स, आउटबोर्ड स्पॉयलर्स, आउटबोर्ड स्पॉयलर्स, इनबोर्ड स्पॉयलर्स, इसका क्या मतलब? स्पॉयलर्स जो हैं वो स्पीड ब्रेक का काम करते हैं और इस जहाज स्पीड में ब्रेक का? हाँ, और इस जहाज में स्पॉयलर्स एलेरोन का भी काम करते हैं। व्हाट इज एलेरोन? जहाज को घुमाने में, ओके, टर्न करने में, लेफ्ट राइट वो काम करते हैं, स्विंग करने में, दोनों काम इसका है। ओके। अगली तस्वीर एलेरॉन्स। जी जी। इसका आप जिक्र कर रहे थे। जी हाँ, जी हाँ, इसी का इस्तेमाल से फिर टर्न होता है। टर्न होता है और जी। तो ये तो इस्तेमाल नहीं हुआ होगा टेक ऑफ के बाद तुरंत, वो ये तो सारी विंग्स लेवल था, तो वो तो जब टर्न करेंगे तभी उसका इस्तेमाल होगा। फ्लैपरॉन्स, एलिवेटर, रडर। जी। तो रडर जो है बेसिकली जहाज के स्टेबिलिटी के लिए है, वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए, यॉ मोशन के लिए। एलेरॉन टर्न करने के लिए और एलिवेटर जहाज को ऊपर नीचे करने के लिए। सो ये 3 सरफेस जो है ये जहाज का 3 एक्सिस में इसको कंट्रोल करते हैं। ओके। तो ये कहना कि फ्लैप्स टेक ऑफ के टाइम पे पायलट हो सकता है भूल गया हो सेलेक्ट करना, ये संभव नहीं है। ओके। कारण ये है, वरना उड़ता ही नहीं, कारण ये है कि टेक ऑफ के पहले बहुत सारे चेकलिस्ट होते हैं और उस पायलट उस सारे चेकलिस्ट को कैरी आउट करते हैं। और इस एयरक्राफ्ट में जो चेकलिस्ट है वो मैनुअल चेकलिस्ट नहीं है, ओके, इलेक्ट्रॉनिक चेकलिस्ट है जो कि हमारे सिस्टम पे डिस्प्ले होता है। जी। जब तक हम एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में नहीं लाएंगे वो चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं होगा, ग्रीन टिक नहीं होगा उस पर। अच्छा। बाहरी जांच की भी कैप्टन राय बात हो रही है, उड़ान से पहले जो जांच होती है, टायर प्रेशर, ये कितना अहम होता है? सब कुछ चेक होता है। और कितना अहम है टायर प्रेशर? टायर प्रेशर भी बहुत अहम है। सस्पेंशन सिस्टम, हाँ, सब कुछ चेक होता है। तो ये जितने भी सिस्टम हैं सब चेक होते हैं और सबका इंडिकेशन हमें कॉकपिट में मिलता है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जहाज है। हम किसी भी सिस्टम को सेलेक्ट करके पायलट वहाँ देख सकता है स्क्रीन पे कि सिस्टम का स्टेटस क्या है। और कुछ भी खराबी होगी तो हमारे जहाज में एक सिस्टम है ICAS, इंजन इंडिकेशन एंड क्रू अलर्टिंग सिस्टम। जी। वो जो है हमें इलेक्ट्रॉनिकली बताएगा कि जहाज में क्या खराबी है। तो जो फ्लैप्स अगर हम नहीं सेलेक्ट करते हैं तो वो हमें बताएगा कि फ्लैप सेलेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा। दूसरी चीज, फ्लैप्स पे ही बात कर रहे हैं। फ्लैप्स अगर सेलेक्ट नहीं हुआ टेक ऑफ पे और हम इंजन का पावर खोलते हैं जहाज को रनवे पे दौड़ाने के लिए, जी। इतने सारे उसमें वार्निंग सिस्टम्स हैं, इतनी तरह की वार्निंग्स आएंगी, लाइट्स फ्लैश करेंगे, हॉर्न आएगा, हर एक तरह की चीज़ें आएंगी कि कोई डीप स्लीप में भी आदमी सोया हो तो जग जाएगा। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, जो एकमात्र सर्वाइवर हैं विश्वास कुमार रमेश, उन्होंने यही कहा कि क्रैश होने के पहले विमान के अंदर लाइटें जलने लगी, लाल और हरी बत्तियां जल रही थी। उसका क्या मतलब है?
देखिए कुछ एयरक्राफ्ट में पावर सिस्टम अगर फेल हो ये है रहा वो है, सर्वाइवर एकमात्र। अगर कोई पावर सिस्टम थोड़ी देर के लिए फेल हुआ या कुछ हुआ तो एग्जिट लाइट्स और फ्लोर लाइट्स भी आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन इनका ये कहना कि करीब 30 सेकंड के बाद ये हुआ है, तो कोई पैसेंजर स्टॉप क्लॉक लेके नहीं बैठा होता है कि मैं काउंट कर रहा हूँ कि 30 सेकंड है। दूसरी बात यह है, इस तरह के एक्सीडेंट में देयर इज़ अ फिनोमेना कॉल्ड रेट्रोग्रेड एमनेशिया। उसमें होता क्या है कि बहुत ही भयानक अगर कोई इंसिडेंट हुआ हो तो ब्रेन जो है उस इंसिडेंट को भूल जाता है। अच्छा, या तो ये, या दूसरा है कि वो टाइम का जो फ्रेम है उसको लूज कर जाता कैप्टन है। राय, ये अहम कड़ी भी साबित हो सकते हैं हो ना सकती है, इन्वेस्टिगेशन हो के सकती लिए। है। मैं चाहूंगा कि वो ग्राफिक्स जो हमारे पास है, क्योंकि 11A सीट पर बैठे हुए थे, जी। अगर वो 11A सीट जो होती है ड्रीम लाइनर में, वो ये मतलब ये चमत्कार ही हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ये आप समझा ये सकते देखिए हैं। सीट नंबर 11A यहाँ रही होगी अभी आप देखेंगे जी। आगे का जो बाएं तरफ का जो गेट है, दरवाजा है, उसको हम L1 बोलते हैं, लेफ्ट वन। ओके, जी, इसको बोलते हैं L2, लेफ्ट टू। उसी तरह L1, L2, L3, L4 इस तरह से दरवाजे, और राइट वाले को R1 आप बोलते हैं। जनरली L1 जो है बिजनेस क्लास के पैसेंजर को बोर्ड करने के लिए और डीबोर्ड करने के लिए यूज करते हैं, और L2 जो है इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स के लिए। 11A पे जो बैठा है, आप विंग का पोजीशन देखेंगे तो वो विंग के आगे है जी, और इन लाइन विद द इंजन है, ओके, लेफ्ट इंजन के इन लाइन है। जब एयरक्राफ्ट का बिल्डिंग में इंपैक्ट हुआ होगा तो लेफ्ट विंग और लेफ्ट इंजन टूट के बाहर आ गया होगा, खुल गया होगा एयरक्राफ्ट। टूट गया होगा, Crack हो गया। जहाज से अलग हो गया होगा। एंड ही जस्ट लकी कि उसका जो उस जहाज का वो पार्ट ग्राउंड फ्लोर पे जाके टकराया, वहाँ पे रुक गया और दरवाज़ा टूट गया, उसको जगह दिखी और वो निकल गया। अच्छा, तो जाको राखे साई यहाँ मार सके ना। मार सके ना कोई, वो स्थिति हुई।